जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जान लिया था कि सेल हमारे शरीर का सबसे बेसिक यूनिट होता है। सेल से जुड़े लोगों के बारे में हम लोग जान लिया था कि सेल की डिस्कवरी किसने की, प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने की, और हम लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में भी जाना था, प्रोटोप्लाज्म के बारे में भी जाना था और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बारे में जाना था। ये द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम लोग जानेंगे सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। अब हम लोग जानते हैं सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। तो सेल के बारे में हम लोग जान चुके हैं, ऑर्गेनेलीज के बारे में जानते हैं। तो हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हार्ट, लंग्स, किडनी, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन, ये सब होते हैं। इन सब के बिना हमारा शरीर नहीं चलेगा, काम नहीं करेगा। यही सब अलग अलग फंक्शन करते हैं, तभी हम काम करते हैं, हम सोच पाते हैं, हम लिख पाते हैं, हम बोल पाते हैं। इसी तरह सेल के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट होते हैं, जो कि होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज, जो कि सेल को हेल्प करते हैं कि वो मटेरियल प्रोड्यूस कर सके, एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, और वो एनर्जी हमारे बॉडी में यूज़ होता है। तो अब हम लोग जानते हैं सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। तो सबसे पहला सेल ऑर्गेनेलीज होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद होता है हमारा सेल ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हमारा आता है लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, ये सब आते हैं। तो हमारा सबसे पहला सेल ऑर्गेनेली है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम लोग सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही क्यों लिया? क्योंकि ये सबसे नज़दीक होता है न्यूक्लियस के। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के जस्ट बाहर। न्यूक्लियस एक बॉल है, बॉल टाइप, उसके चारों तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे फैला हुआ है। ठीक है, ऐसे गोल। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ होता है पता कर लिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या होता है? एंडो मीन्स इनसाइड, प्लाज्मिक मीन्स साइटोप्लाज्मिक। साइटोप्लाज्म क्या होता है ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में जान लिया था। साइटोप्लाज्म एक लिक्विड होता है जिसमें सारे ऑर्गेनेलीज, न्यूक्लियस, सब उसमें सस्पेंडेड होते हैं, उसकी ग्राउंड सब्सटेंस होता है। और रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो नेटवर्क होता है उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब नेटवर्क मतलब ये हो गया हमारा सेल, इसको थोड़ा बड़ा किया गया, सेल हो गया, ये हो गया न्यूक्लियस, और ये जो मेम्ब्रेन है एक इस साइड भी होता है, इस साइड भी वैसे ही होता है, इस साइड भी, चारों तरफ इसके न्यूक्लियस के। तो ये चारों तरफ होता है, यानी कि एक नेटवर्क बनाता है, तो इसलिए इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर का नेटवर्क। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट फॉर्म में ईआर भी कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर। तो ये क्या करता है, इसके बारे में जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं इसके टाइप्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या क्या टाइप्स होते हैं? दो तरह का टाइप, एक ही होता है लेकिन एक रफ होता है, एक स्मूथ होता है। तो रफ स्मूथ क्यों होता है ये हम लोग जानते हैं। एक RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ईयर कहते हैं, उसके अगर रफ है तो R लगा देंगे आगे, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर सॉफ्ट है तो S, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हो गया। अब ये रफ और सॉफ्ट क्यों होता है? तो देखिए, सब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सॉफ्ट होता है, लेकिन जो न्यूक्लियस के जस्ट बाहर होता है उस पर क्या होता है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, तो राइबोसोम्स अटैच्ड होने के कारण वो थोड़ा माइक्रोस्कोप में रफ दिखता है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों होता है? इसको रफ, जनरली ये रफ नहीं होता, उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। मतलब एक दही लें, उसमें छोटा छोटा चेरी डाल दें, तो वो रफ टाइप्स का दिखेगा, लेकिन वो रफ है नहीं, वो रफ दिखेगा, इसलिए उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह दिया गया और इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह दिया गया। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं, ये आपके मन में एक क्वेश्चन उठेगा, राइबोसोम्स क्या होता है? राइबोसोम्स होते हैं कि वो प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं। हमने पिछले वीडियो में हम लोगों ने जान लिया था कि प्रोटीन जो होता है वो हमारे शरीर में, मतलब जहाँ भी देखो प्रोटीन है, प्रोटीन ही हर एसिड बनाता है, हर केमिकल बनाता है। तो उस प्रोटीन को कौन बनाता है? राइबोसोम। अब ये प्रोटीन कैसे बनता है? RNA से बनता है, ये हम लोग को 11th क्लास में पढ़ना है। तो राइबोसोम्स अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाता है। अगर नहीं होंगे तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। तो ये हो गया। अब जो होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखता कैसे है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ ऐसे दिखता है, ऐसे, ये बहुत रफ इमेज है। तो मतलब ऐसे ऐसे फोल्डिंग टाइप का होता है, फोल्ड किया हुआ, फिर फोल्ड किया हुआ, फिर फोल्ड किया होगा,
तो इसके जितने भी फोल्ड होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रिस्टे, CRISTAE, जितने इसके फोल्डिंग्स को क्या करते हैं, क्रिस्टे, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आपसे कोई पूछे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, या शॉर्ट में लोग पूछते हैं कि व्हाट इज ईयर, तो ईयर यहाँ पे आप बस उसका नाम याद रखें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो मतलब इनसाइड, प्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्मिक, और रेटिकुलम मतलब नेटवर्क। तो अ नेटवर्क विच इज सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म inside which is suspended inside the cytoplasm, it forms a network, ये एक नेटवर्क बनाता है। अब हम लोग देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन के बारे में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे पहला फंक्शन हो गया कि ये नेटवर्क बनाता है। अब नेटवर्क क्या करता है, जैसे कि आपका मोबाइल है, ये मोबाइल है, ये आप इससे बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, तो एक नेटवर्क बीच में बना रहता है, सिग्नल, जिसको हम लोग सिग्नल कहते हैं। तो नेटवर्क क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह डाटा को ट्रांसफर करता है। आप बोल रहे हैं तो आपके साउंड को डाटा में बदल के दूसरे के फ़ोन पर पहुंचाता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है कि जो न्यूक्लियस में प्रोड्यूस होता है, न्यूक्लियस के अंदर, उन सारे मटेरियल को सेल के अंदर ले जाता है। मतलब कि न्यूक्लियस से कोई भी मटेरियल प्रोड्यूस हुआ तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाएगा, उसके बाद वो सेल में जहाँ जाना होगा वो चला जाएगा। तो हमारा सबसे पहला फंक्शन क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ये पहला हो गया। दूसरा हमारा फंक्शन हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कि एक स्केलेटल फ्रेमवर्क बनाता है। स्केलेटल फ्रेमवर्क, हमारे शरीर में हड्डियां हैं तभी हम मतलब एकदम चल पाते हैं, फिर पाते हैं, नहीं तो सिर्फ मसल्स होंगे तो नहीं चल पाएंगे, सपोर्ट नहीं होगा सपोर्ट। तो सेल को सपोर्ट करने में स्केलेटन, हड्डी एक बोन टाइप का स्केलेटल टाइप का प्रोवाइड करता है। तीसरा क्या हो गया, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स, पेरिफेरल प्रोटीन और बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। तो ये फॉस्फोलिपिड्स को और प्रोटीन को कौन बनाता है, प्रोटीन को तो हमारा राइबोसोम भी बना देता है, और फॉस्फोलिपिड्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के और भी मटेरियल्स होते हैं, उनको कौन बनाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, चलिए हम लोग लिख लेते हैं। मैंने ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 3 फंक्शंस लिख दिए। मेनली एग्जाम में 3 फंक्शंस आते हैं, आगे हम लोग अभी थोड़ी देर में और भी फंक्शंस देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन हम देखें, चैनल फॉर ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक चैनल बनाता है, एक नेटवर्क बनाता है। दूसरा हो गया स्केलेटल फ्रेमवर्क, एक सपोर्ट करने के लिए स्केलेटल फ्रेमवर्क बनाता है। तीसरा मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठेगा कि क्या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस में कोई अंतर है? हाँ है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस जो होते हैं वो मतलब कलेक्टिव फंक्शंस ये हो गए। तो इन दोनों के फंक्शंस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस अलग अलग होते हैं। ये हो गया हमारा कलेक्टिव फंक्शन और ये अलग अलग फंक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है। सिंथेसिस प्रोटीन बनाता है। एक्चुअली वो प्रोटीन बनाता नहीं है, लेकिन उसके ऊपर राइबोसोम अटैच होने के कारण प्रोटीन कौन बनाता है, राइबोसोम। और उस राइबोसोम कहाँ अटैच्ड होते हैं, सेल के अंदर भी होते हैं, लेकिन कुछ राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच्ड होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं। तो राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं तो प्रोटीन राइबोसोम्स बनाएंगे, लेकिन नाम किसका आएगा, सिंथेसिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो अगर एग्जाम में पूछे कि प्रोटीन कौन सिंथेसिस करता है, तो ये मत लिख दीजिएगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अगर फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूछे तो ये 2 फंक्शंस लिख सकते हैं, लेकिन प्रोटीन कौन बनाता है ये हमेशा राइबोसोम ही होगा। दूसरा फंक्शन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम बनाता है। एंजाइम क्या होता है, एंजाइम केमिकल्स होते हैं जो कि सेल के अंदर रिलीज होते हैं, और जैसे कि हार्मोन्स, 8 क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था हार्मोन्स। तो पेनक्रियाज के ऊपर एड्रेनालाइन ग्लैंड होते हैं, एड्रेनालाइन ग्लैंड वो जो कि हार्मोन रिलीज़ करते हैं। तो हार्मोन क्या हो गया, एंजाइम हार्मोन
केमिकल, ये सब एक ही चीज़ है, लेकिन इन सब के बारे में आगे हम लोग को डिटेल में पढ़ना है 10th क्लास में। तो सिंथेसिस प्रोटीन और फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम बनाता है, ठीक है। अब दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या हो गया। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, लिपिड बनाता है। लिपिड, हाँ लिपिड के बारे में, लिपिड कहाँ होता है याद करिए, लिपिड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड होता है और प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन को कौन बना दिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और लिपिड कौन बना दिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये दोनों एक लिपिड बना रहे हैं, एक प्रोटीन बना रहे हैं, इसलिए कलेक्टिव फंक्शन में तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कौन करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक प्रोटीन बनाएगा एक लिपिड बनाएगा, तो ये बन गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, लीवर, इन लीवर सेल ऑफ वर्टिब्रेट्स इट हेल्प इन डिटॉक्सिफाइंग पॉइजन्स एंड ड्रग्स। जो कि लीवर की लगभग 500 से भी ज़्यादा फंक्शंस होते हैं। तो एक फंक्शन उसका क्या होता है कि वो वर्टिब्रेट्स कौन हो गए, वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके पास वर्टेब्रल कॉलम होता है, जिनके पास स्पाइनल कॉर्ड होता है, या फिर उसको बैकबोन भी कह सकते हैं। किन किन ऑर्गेनिज्म के पास होता है, हमारे पास होता है ह्यूमंस, एनिमल्स, और भी बहुत सारे एनिमल्स के पास होता है। तो जिनके पास वर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रल एनिमल्स में, यानी कि इंसानों में और जानवरों में, जो पॉइजन जहर और ड्रग्स इन दोनों को डिटॉक्सिफाई, यानी कि इन दोनों, अगर आप जहर पी ले रहे हैं, इसको डिटॉक्सिफाई यानी कि इसको ठीक कौन करेगा, इसको मतलब शरीर से बाहर कौन निकलता है, लीवर। तो लीवर सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या फंक्शन करता है, जिसमें कि स्पेशली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या फंक्शन करता है कि वो डिटॉक्सिफाई करता है पॉइजन्स और ड्रग्स। तो ये हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम लोग जान लिए कि फिर से एक बार देख लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इनसाइड साइटोप्लाज्मिक नेटवर्क, एक नेटवर्क बनाता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो दो टाइप के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फोल्डिंग्स को क्या करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फोल्डिंग्स को कहते हैं क्रिस्टे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन क्या होगा, तो वो एक नेटवर्क बनाता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में हेल्प करता है, और एक होता है उसका फंक्शन स्केलेटल फ्रेमवर्क, एक सपोर्ट देता है। और दो टाइप के होते हैं, दोनों के फंक्शन क्या होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है और एंजाइम बनाता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, लिपिड बनाता है। और लीवर सेल ऑफ वर्टिब्रेट्स में, यानी वर्टिब्रल एनिमल के लीवर सेल में वो पॉइजन्स को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। अब हम लोग देखते हैं अगला ऑर्गेनेली। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके वीडियो। तो अब हम लोग जानते हैं हमारा दूसरा सेल ऑर्गेनेली क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को किसने खोजा था, बेंदा, BENDA, बेंदा एक साइंटिस्ट का नाम था। कब खोजा था, 1897 में। माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को ग्रीक में कहते हैं माइटोस कॉन्ड्रियन। माइटो मतलब थ्रेड, कॉन्ड्रियन मतलब ग्रेन्स। तो बहुत छोटे होते हैं, इन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही देखा जा सकता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ये छोटे छोटे थ्रेड लाइक ग्रेन्स होते हैं, मतलब चावल नहीं, गेहूँ के दाने की तरह होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, मतलब ये पूरा होता है, इसको हाफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में काटा गया है। तो ये अंदर का, तो ये इसका आउटर मेम्ब्रेन, इसके पास दो मेम्ब्रेन होते हैं, इट इज़ डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है पोरस होता है, पोरस मतलब क्या, उसमें छेद होते हैं। पोरस हो गया ताकि जो मटेरियल्स है इसके अंदर आ सके, तो ये पोरस होता है। इनर मेम्ब्रेन होता है इसके बाद, जो एक आउटर मेम्ब्रेन जो कि पोरस होता है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब इनर मेम्ब्रेन है ये, इसमें भी फोल्डिंग्स होते हैं। अब फोल्डिंग्स को क्या करते हैं, याद करिए, इसको कहते हैं क्रिस्टे। इसके अंदर भी छोटे छोटे फोल्डिंग्स टाइप के होते हैं, ये अंदर जाके फोल्ड हो जाता है। ये फोल्डिंग्स क्यों होते हैं, ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ये फोल्डिंग्स होते हैं ताकि एनर्जी प्रोडक्शन में सरफेस बढ़ा सके। अगर सिर्फ ऐसे होगा गोल टाइप्स, तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो ATP जो प्रोटीन्स आएंगे वो उन्हें सरफेस मेम्ब्रेन तक जाना पड़ेगा, लेकिन अंदर अगर फोल्ड रहेगा तो वो एनर्जी प्रोडक्शन के सरफेस बढ़ाते हैं। तो ये हो गया, इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं, ये फोल्डिंग्स को क्रिस्टे। और सबसे ध्यान देने वाली बात, इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं और इसके अंदर DNA होता है। राइबोसोम्स और DNA कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में।
एक दो ही सेल ऑर्गेनेलीज हैं जिनके पास राइबोसोम्स और डीएनए होते हैं। एक तो हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा हम लोग आगे जानेंगे। तो ये जो क्रिस्टे होता है इसके साइड में कुछ लाइन से निकला रहता है जिसको आगे 11th में पढ़ना है, उसको कहते हैं ऑक्सीजोम्स। और ये जो पोर्स होते हैं उनको कहते हैं पोरीन्स। ये हो गया स्ट्रक्चर, देखिए। अब देखते हैं इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। आपके शहर में होगा पावर हाउस। पावर हाउस क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है पावर हाउस, तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको एनर्जी प्रोडक्शन करता है, इसलिए इसको पावर हाउस कहते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन का। तो एनर्जी प्रोड्यूस करता है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या होता है? एनर्जी करेंसी है ये। जैसे कि आपके पास है, आप कहेंगे मेरे पास पैसे हैं। पैसा किस फॉर्म में? 5 रुपये के फॉर्म में, 10 रुपये के फॉर्म में। उसी तरह एनर्जी होता है तो ये एटीपी के फॉर्म में है। और एडीपी भी होता है जिसको हम लोग 11th क्लास में पढ़ना है। एटीपी के फॉर्म में होता है। ये एनर्जी करेंसी हो गया, 5 रुपया 10 रुपया रुपये का हो गया। और ये एनर्जी का फॉर्म हो गया एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब देखते हैं लोग, इसके पास डीएनए और राइबोसोम होता है। तो डीएनए और राइबोसोम होगा तो क्या होगा? ये अपना प्रोटीन खुद बना सकता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक रिव्यू देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा था बेंदा ने 1897 में। माइटोकॉन्ड्रिया का शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं माइटोस मतलब थ्रेड, कॉन्ड्रिया मतलब ग्रेन्स। ये कुछ याद करने लायक तो है नहीं, ये याद करने लायक नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी। और इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया बोथ डीएनए एंड राइबोसोम्स। इस वजह से वो प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को देखें तो वो डबल मेम्ब्रेनस होता है। उसके जो फोल्डिंग्स होते हैं वो एनर्जी प्रोडक्शन के सरफेस को इंक्रीज कर देते हैं। तो उसके फोल्डिंग्स को क्या कहते हैं? क्रिस्टे। उसके अंदर के लिक्विड को कहते हैं मैट्रिक्स। उसके अंदर राइबोसोम्स और डीएनए दोनों होते हैं। उसके अंदर ऑक्सीजोम्स होते हैं। ऑक्सीजोम्स जरूरी नहीं है। और जो उसके पोर्स होते हैं उसको कहते हैं पोरीन्स, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया समझ गए। अब हमारा तीसरा हमारा सेल ऑर्गेनेली है गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस सेल ऑर्गेनेली है जो न्यूक्लियस के बाद होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद आता है हमारा गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस को सबसे पहले डिस्कवर किया था, यानी उसके बारे में बताया था कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैमाइलो गोल्गी ने बताया था। कैमाइलो गोल्गी के बारे में एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो कैमाइलो गोल्गी ने बताया था गोल्गी अपरेटस के स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में। गोल्गी अपरेटस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इसको उल्टा कर दे तो मोबाइल में जैसे नेटवर्क दिखाता है टावर, वैसा ही कुछ होता है स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, बस स्माइली 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 और फिर वापस। ऊपर जो राउंड सेमी सर्कल टाइप का होता है उसको सिस फेस कहते हैं, सिस फेस। और नीचे ट्रांस फेस, ठीक है। इसके अंदर एक लिक्विड होता है, लिक्विड को क्या कहते हैं? लुमेन। और और ये जो इसके क्या कहते हैं, सेमी सर्कल के जो पार्ट होते हैं उसको क्या कहते हैं? सिस्टरने। दो को मिला देंगे सिस्टरने, और एक करेंगे तो क्रिस्टे, क्रिस्टिए। और अब देख लेते हैं कि गोल्गी अपरेटस के फंक्शंस क्या होते हैं। गोल्गी अपरेटस के फंक्शंस होते हैं स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग, ठीक है। न्यूक्लियस से मटेरियल बना, अगर प्रोटीन है तो अगर आरएनए है तो राइबोसोम के पास जाएगा प्रोटीन बनने के लिए। अगर अदर मटेरियल है तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होते हुए कहाँ आएगा? गोल्गी एपरेटस के पास। गोल्गी एपरेटस या तो उसको स्टोर कर लेगा, या तो उसमें मॉडिफिकेशन करेगा या पैकेजिंग करेगा। स्टोरेज तो समझ आ गया, मॉडिफिकेशन मतलब उसमें कुछ केमिकल रिलीज करके, या फिर अदर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने होंगे तो वो गोल्गी एपरेटस करेगा, या फिर पैकेजिंग करने, ठीक है। आप सामान खरीदें तो थैला जो होता है उसको पैक करने के लिए होता है, या फिर गिफ्ट है, गिफ्ट रैपर, तो उसको पैक करने के लिए होता है। तो पैक करने से वो सेफ रहता है। तो कोई भी मटेरियल बन के आया न्यूक्लियस से, तो उसको या सेल में कहीं भी बन रहा है तो पैकेजिंग के लिए कहाँ जाएगा? गोल्गी एपरेटस के पास। पैक करके वो जहाँ जाएगा वहाँ चल जाएगा। अगला है सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनाता है। सिंपल शुगर, शुगर बहुत तरह के होते हैं। शुगर भी प्रोटीन से बनते हैं।
तो सिंपल शुगर, शुगर मतलब खाने वाला शुगर नहीं, चीनी नहीं, शुगर से एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है शुगर। तो गोल्गी एपरेटस क्या करता है, सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनाता है जो कि भेजा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास। अगला है फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। ठीक है, लाइजोसोम्स एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके बारे में आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। उसको कौन बनाता है, गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस लाइजोसोम्स को बनाता है। तो एक क्वेश्चन है, कमेंट में जरूर लिखिए, पिछला टॉपिक में बताए हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कौन बनाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कौन बनाता है, हु मैन्युफैक्चर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको कमेंट में आंसर दीजिए। और गोल्गी एपरेटस का जल्दी से एक रिव्यू कर लेते हैं। कैमाइलो गोल्गी ने डिस्कवर किया था गोल्गी एपरेटस को। गोल्गी एपरेटस के ऊपर वाले फेस को कहते हैं सिस फेस, और एक स्माइली फेस है तो सिस फेस, और सैड फेस है तो ट्रांस फेस। इसको, इसके अंदर के लिक्विड को कहते हैं लुमेन, और इसके जो पार्ट, इसके जो सेमी सर्कल होते हैं उनको क्रिस्टर्निक, सिस्टर्निक कहते हैं। कैमाइलो स्टोरेज, गोल्गी apparatus के फंक्शंस क्या हो गए, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग, इट मेक्स कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, इट्स हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। गोल्गी apparatus को गोल्गी बॉडी भी कहते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो पॉज करके। आई होप आप लोग को सेल के ऑर्गेनेलीज, तीन, इस वीडियो में 3 ही ऑर्गेनेलीज होंगे, बाकी के ऑर्गेनेलीज नेक्स्ट वीडियो में। ये सेल के तीनों ऑर्गेनेलीज समझ आएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी एपरेटस। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर लिखें। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स और सेल डिवीजन। तो ये वीडियो आई होप आप लोग को समझ आया होगा। जय हिंद।